तो देखते हैं इस प्रॉब्लम को। एफ ऑफ एक्स प्लस वाई दिया हुआ है, रियल टू रियल डिफाइंड हुए हैं फंक्शंस, लिमिटिंग वैल्यू दी हुई है एफ ऑफ एक्स, एक्स टाइम्स जी ऑफ एक्स दिया हुआ है, राइट। तो अब देखो हम एफ डैश एक्स निकालते हैं। एफ डैश एक्स क्या होगा, लिमिट एज टेंडिंग टू जीरो, फर्स्ट प्रिंसिपल से फाइंड कर रहे हैं हम लोग। कितना आएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स, करेक्ट, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, एच। अब देखो इसमें एफ ऑफ एक्स प्लस एच की बात कर रहे हैं, तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच की वैल्यू डालो, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, कितना होगा देखो इसके अकॉर्डिंग, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एच, करेक्ट, प्लस एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ एच माइनस, इसको एफ ऑफ एक्स प्लस जीरो ले सकते हैं, प्लस जीरो लिख सकते हो, लिख दो इसको प्लस जीरो। तो कितना बन जाएगा देखो, ये बन जाएगा एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ जीरो, ठीक है ना, और माइनस एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ जीरो होल डिवाइडेड बाई एच, करेक्ट। तो यहां से देखो एफ ऑफ एक्स तो ये है अपना कैंसिल हो जाएगा। अच्छा अब देखो इसमें हमारे पास इससे और इससे ये एक टर्म ले लो, तो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, ये हमारे पास आएगा देखो एफ ऑफ एच माइनस एफ ऑफ जीरो, करेक्ट, एफ ऑफ एच माइनस एफ ऑफ जीरो इंटू, ये कॉमन आ जाएगा देखो, इससे भी एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ जीरो बनेगा, टोटल से कॉमन आ जाएगा, बाकी बचेगा हमारे पास कितना, एफ ऑफ एक्स माइनस हाउ मच, एफ ऑफ एक्स इन दोनों से कॉमन ले लिया, और यहाँ पे वन था तो वन प्लस बन जाएगा ये, होल डिवाइड बाई एच, करेक्ट। अब देखो ये तो हमारे पास एफ ऑफ एक्स प्लस वन है, अपने को एफ ऑफ एच माइनस एफ ऑफ जीरो अपॉन एच की बात करनी है, तो एफ ऑफ एच हम लोग यहाँ से फाइंड कर सकते हैं इस वाले रिलेशन से। इस रिलेशन से अगर हम एफ ऑफ एक्स फाइंड करें तो क्या बनेगा ये, दिस इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, ठीक है। तो ये बन जाएगा एच जी ऑफ एच माइनस एफ ऑफ जीरो, कितना आएगा देखो, एफ ऑफ जीरो तो जीरो ही बन जाएगा क्योंकि जी ऑफ जीरो की लिमिटिंग वैल्यू दी हुई है, तो वैल्यू हो गई माइनस जीरो जीरो डिवाइडेड बाई एफ ऑफ जीरो, जीरो बन गया, डिवाइडेड बाई एच हो गया, करेक्ट, इनटू एफ ऑफ एक्स प्लस वन। अब ये एच हो गया कैंसिल अपने पास, लिमिटिंग वैल्यू एच टेंडिंग टू जीरो, जी ऑफ एच कितना दिया हुआ है, वन दिया है, इसका मतलब फंक्शन ही अपने पास आ गया एफ ऑफ एक्स प्लस वन। और देखो एफ ऑफ एक्स फाइनाइट ही होना है हमारे पास, जो भी फंक्शन आएगा फंक्शन से एफ ऑफ एक्स की वैल्यू फाइनाइट आनी है, रियल टू रियल डिफाइंड है, इसका मतलब एफ डैश एक्स अपने पास फाइनाइट आ रहा है, इसका मतलब फंक्शन थ्रू आउट डिफरेंशिएबल है, ठीक है ना, फंक्शन थ्रू आउट डिफरेंशिएबल है, तो क्या कहेंगे, एफ इज डिफरेंशिएबल फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, करेक्ट। ये फाइनाइट वैल्यू आएगा तो ओवरऑल एफ डैश एक्स फाइनाइट ही आना है। फर्दर देखो अभी इन्होंने एफ डैश जीरो की भी बात की है, चलो वो पहले चेक कर लेते हैं। एफ डैश जीरो की अगर हम बात करें तो एफ डैश जीरो कितना आ जाएगा, एफ डैश जीरो यहाँ पे लिखोगे एफ ऑफ जीरो प्लस वन, तो एफ ऑफ जीरो प्लस वन, और एफ ऑफ जीरो तो अभी हम लोगों ने देखा, एफ ऑफ जीरो कितना आएगा, एफ ऑफ जीरो हो जाएगा जीरो, करेक्ट, एफ ऑफ जीरो कितना हो जाएगा जीरो, क्योंकि जी ऑफ एक्स अपना फाइनाइट ही है, तो कितना होगा एफ ऑफ जीरो प्लस वन, तो जीरो प्लस वन हो गया, इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही हो गया, डेरिवेटिव ऑफ डैश जीरो इज इक्वल टू वन, डी वाला ऑप्शन सही हो गया। अब चलो अपने को देखना है बी और सी, तो जी ऑफ जीरो देखना है, द डेरिवेटिव ऑफ एफ डैश वन इज इक्वल टू, अच्छा ये भी देख लेते हैं एफ डैश वन, डेरिवेटिव एफ डैश वन देख लेते हैं जरा। एफ डैश वन अगर हम देखें तो एफ डैश वन इसी इक्वेशन से ये जो हमारे पास रिजल्ट आया है यहाँ से आ जाएगा एफ ऑफ वन प्लस वन, तो एफ ऑफ वन तो अपने को पता है नहीं, ठीक है ना, ये तो तभी पॉसिबल होगा अगर एफ ऑफ वन जीरो हो जाएगा, तो एफ ऑफ वन जीरो तो कंफर्म है नहीं, इसलिए ये वाला तो गलत कर दो, ठीक है ना। वैसे अभी हम फंक्शन इसको निकालते हैं, ठीक है ना, अभी निकालेंगे फंक्शन तो उससे भी क्लियर हो जाएगा।
तो एफ डैश वन जो है एफ ऑफ वन प्लस वन, एफ ऑफ वन कितना आएगा वो अभी पता चल जाएगा अपने को इस वाले रिजल्ट से। इसको हम लोग नीचे ले आते हैं, देखो एफ ऑफ एक्स प्लस वन को, तो ये हमारे पास बनेगा एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स प्लस वन बनेगा, ये इज इक्वल टू कितना है 1। इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, इसको इंटीग्रेट कर लें तो हमारे पास बन जाएगा ln एफ ऑफ एक्स प्लस वन बनेगा, एफ ऑफ एक्स प्लस वन इज इक्वल टू हाउ मच, दिस इज इक्वल टू एक्स, करेक्ट, एक्स आ गया अपने पास, और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो देखो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन निकालने के लिए हमें ये पता है कि एफ ऑफ जीरो जीरो है, एफ ऑफ जीरो कितना है, एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि जीरो से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो एफ ऑफ जीरो कितना है, जीरो है। अब एफ ऑफ जीरो जीरो है तो यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा ln वन, तो जीरो हो जाएगा, और जीरो पे जीरो डालोगे तो c की वैल्यू भी जीरो आ गई, तो c की वैल्यू अपने पास जीरो यहाँ रखते ही हमारे पास एफ ऑफ एक्स प्लस वन आ गया। देखो एफ ऑफ एक्स प्लस वन इज इक्वल टू हाउ मच, e पावर x, e पावर x मीन्स f of x is nothing but this is e to the power x minus 1, e to the power x minus 1 बन गया। अब देखो f of x e पावर माइनस 1 बन गया, और यहाँ पे हम लोग देख रहे थे f डैश वन की वैल्यू, तो f डैश वन अगर हम यहाँ से निकालें तो f डैश वन कितना आ जाएगा, f ऑफ वन कितना आ जाएगा, f ऑफ वन आएगा कितना e माइनस वन, तो e माइनस वन जब यहाँ रखोगे तो ये वैल्यू अपनी वन के इक्वल तो बन नहीं रही, इसलिए ये वाला ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। अब अपने पास सिर्फ बचा बी ऑप्शन चेक करने को। बी ऑप्शन के लिए कह रहे हैं g ऑफ जीरो इक्वल टू वन, अगर g ऑफ जीरो वन है देन g इज डिफरेंशिएबल एट एवरी x बिलोंग्स टू रियल नंबर। देखो g ऑफ x अगर हम यहाँ से देखें तो g ऑफ x अपने पास कितना बन रहा है, g ऑफ x इज इक्वल टू नथिंग बट f ऑफ x अपॉन x। देखो जब f ऑफ x सब जगह डिफरेंशिएबल है तो f ऑफ x अपॉन x भी डिफरेंशिएबल होगा, केवल एक ही पॉइंट पे अपने को चेक करना है जीरो पे, तो जीरो पे हम लोग अलग से चेक कर लेते हैं। तो जीरो पे हम लोग अलग से चेक करते हैं, तो जीरो पे g डैश जीरो निकालते हैं हम लोग, चलो यहाँ निकालते हैं g डैश जीरो, बोलो कितना आएगा, g डैश जीरो इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों लेना है, तो हम एक साथ ही चेक कर लेते हैं, लिखते हैं लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, ठीक है ना, ये h जीरो प्लस को भी टेंड कर सकता है, जीरो माइनस को भी टेंड कर सकता है, एक साथ चेक हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, f ऑफ जीरो प्लस h, सॉरी g ऑफ जीरो प्लस h, g ऑफ जीरो प्लस h माइनस g ऑफ जीरो, करेक्ट, होल डिवाइडेड बाई कितना लिखोगे h। अब बताओ g ऑफ जीरो प्लस h कितना हो जाएगा, g ऑफ जीरो प्लस h अकॉर्डिंग टू दैट फंक्शन f ऑफ h डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा x माइनस g ऑफ जीरो कितना बनेगा, g ऑफ जीरो इन्होंने दे रखा है, g ऑफ जीरो कितना गिवन है, वन दिया इस ऑप्शन में, डिवाइडेड बाई हाउ मच, नीचे h आएगा, सॉरी, होल डिवाइडेड बाई h, करेक्ट। इसको और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा थोड़ा, f ऑफ h माइनस h अपॉन h स्क्वायर बन गया। f ऑफ h कितना है बोलो, f ऑफ h है अपने पास e पावर, ये लिखा हुआ है, तो e पावर h माइनस वन माइनस h होल डिवाइडेड बाई h स्क्वायर। अब इसको एक्सपेंड कर देते हैं। देखो अभी तक लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों सेम ही आने हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों सेम ही आने, कहीं भी कोई दिक्कत अभी तक नहीं आ रही है। अब इसको एक्सपेंड कर देंगे तो कितना आएगा, वन प्लस h बाई फैक्टोरियल वन प्लस h स्क्वायर बाई फैक्टोरियल टू, ठीक है ना, बाकी आगे लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस वन माइनस h होल डिवाइडेड बाई हाउ मच, h स्क्वायर, करेक्ट, और h तो जीरो को टेंड कर रहे हैं, ये कैंसिल हो गया इससे, ये कैंसिल हो गया इससे, इसका मतलब ये फाइनाइट वैल्यू आ रही है, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों ही फाइनाइट वैल्यू आनी है, कितनी, 1/2, और फाइनाइट वैल्यू आ गई, इसका मतलब फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एवरीवेयर। जीरो पे चेक करना था, जीरो चेक हो गया, इसका मतलब अपना बी ऑप्शन भी सही हो गया। ओके कर दो इसको। क्वेश्चन में दिया हुआ है अल्फा बीटा गामा डेल्टा बी रियल नंबर सच दैट, ये जीरो नहीं है, ठीक है ना, अल्फा प्लस गामा वन दिया हुआ है। सपोज दैट द पॉइंट दिस वन इज द मिरर इमेज ऑफ द पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू दिस प्लेन। देखो प्लेन दिया हुआ है अपने को, और ये बोला हुआ है कि इमेज है पॉइंट
suppose that a point, this is the mirror image of 3, 2, minus 1. This is the 3, 2, minus 1 is the mirror image of the point. Which point? 1, 0, minus 1. करेक्ट, मिरर इमेज है ये. इसका मतलब एक पॉइंट तो ये है कि इसका मिड पॉइंट इस पे लाई करेगा, और दूसरा ये है ये नॉर्मल का काम भी करेगा. तो नॉर्मल की बात कर लेते हैं पहले. नॉर्मल की बात करें तो बताओ नॉर्मल क्या हो जाएगा. नॉर्मल के डायरेक्शन को साइंस या डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शन में कर दो. वो इनके कितने दिए हुए हैं, प्लेन की इक्वेशन दी हुई है अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई प्लस गामा जेड इज इक्वल टू डेल्टा, राइट. तो देखो क्या करते हैं इसमें, अल्फा डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3 माइनस 1 2 इज इक्वल टू बीटा डिवाइडेड बाय हाउ मच, 2 माइनस 0 2 हो गया, इज इक्वल टू गामा डिवाइडेड बाय 0. ठीक है, इज इक्वल टू लेट अस से इट इज टी. तो यहां से हमारे पास एक तो ये रिजल्ट आ गया कि अल्फा इज इक्वल टू बीटा तो होना ही होना है. ठीक है, अल्फा इज इक्वल टू बीटा होना ही, और गामा कितना हो जाएगा, गामा की तो वैल्यू ही आ गई अपने पास 0. तो बीटा की वैल्यू आ गई, अल्फा इज इक्वल टू बीटा हो गया, गामा की वैल्यू 0 हो गई. दूसरा पॉइंट ये है कि मिड पॉइंट जो है इसका मिड पॉइंट कितना आएगा, 2, 1, माइनस 1. ये किस पे लाई करेगा, ये लाई करेगा अपना इस प्लेन पे. प्लेन की इक्वेशन क्या दी हुई है, प्लेन की इक्वेशन ये जो दी हुई है इस पे सेटिस्फाई करा दो तो एक रिलेशन और मिल जाएगी. बताओ क्या बनेगा, 2 अल्फा प्लस बीटा, करेक्ट, और गामा तो 0 ही है, 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू हाउ मच, डेल्टा. देखो गामा अपने पास 0 है, गामा 0 है, तो हमारे पास कौन सी वैल्यू आ जाएगी, देखो गामा तो 0 आ गया, एक रिलेशन और दी हुई इन्होंने, अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है. तो अल्फा प्लस गामा अगर 1 दिया है और गामा 0 है तो अल्फा कितना हो गया, अल्फा 1 हो गया. अल्फा 1 हो गया तो बीटा भी 1 हो गया, बीटा भी 1 आ गया अपने पास, तो बीटा की वैल्यू भी 1 लिख दो. अब बीटा अपने पास अल्फा पता है तो डेल्टा कितना आ गया बोलो, डेल्टा इज इक्वल टू कितना आ गया बोलो, ये हुआ 2 + 1 3 हो गया, करेक्ट. तो सारी वैल्यूज आ गई अपने पास. तो आप चेक कर लो, बताओ पहला ऑप्शन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2 है क्या, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2 बिल्कुल सही है, पहला ऑप्शन ओके कर दो. इसके बाद बी चेक करो, डेल्टा माइनस गामा 3 है क्या, डेल्टा माइनस गामा 3 है क्या, बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन इज आल्सो करेक्ट. सी देखें, डेल्टा प्लस बीटा 4 है क्या, डेल्टा प्लस बीटा 4 है क्या, बिल्कुल सी ऑप्शन इज आल्सो करेक्ट. नाउ चेक द D1, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 2 हुआ, जो कि डेल्टा 3 के इक्वल नहीं है, इसलिए डी वाला ऑप्शन गलत हो गया. ठीक है, लेट ए एंड बी बी पॉजिटिव रियल नंबर्स, दोनों पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, पी क्यू और पी एस ये दिए हुए हैं, एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम. ठीक है, तो ये हो गया पी क्यू और ये हुआ पी एस. ठीक है, पी क्यू वैक्टर दिया हुआ है इन्होंने ए आई कैप प्लस बी जे कैप, और पी एस क्या दिया हुआ है, पी एस दिया हुआ है ए आई कैप माइनस बी जे कैप, करेक्ट. आर एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस. लेट यू वेक्टर एंड बी वेक्टर बी द प्रोजेक्शन वेक्टर्स ऑफ, प्रोजेक्शन वेक्टर, तो प्रोजेक्शन वेक्टर क्या हो जाएगा, u वेक्टर इज इक्वल टू नथिंग बट दिस इज हाउ मच, ये हो जाएगा, किसका प्रोजेक्शन चाहिए हमें, u इज द प्रोजेक्शन ऑफ w along pq. तो क्या हो जाएगा w का along pq, तो w मीन्स i कैप प्लस j कैप डॉट हाउ मच, pq के along है तो a i कैप प्लस b j कैप बन जाएगा, डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. यही होता है प्रोजेक्शन का फार्मूला, और साथ में आएगा ए आई कैप प्लस बी जे कैप डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, करेक्ट. बिल्कुल इसी तरह से वी वेक्टर आ जाएगा, ये क्या दिया हुआ है, प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ, वी वेक्टर क्या है, प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ डब्ल्यू एलॉन्ग पी एस. ठीक है ना, तो ये आ जाएगा सिमिलरली आई कैप प्लस जे कैप, यहाँ माइनस हो जाएगा बस,
तो अगले स्टेप में कितना आ जाएगा, a माइनस बी बन जाएगा। ये a माइनस बी नीचे आएगा स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ बनेगा पी एस कैप, मतलब ए आई कैप पी एस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। करेक्ट। चलो अब इन्होंने क्या बोला है, मॉडुलस ऑफ यू वेक्टर प्लस मॉडुलस ऑफ वी वेक्टर इज इक्वल टू डब्ल्यू वेक्टर। तो इसको यूज कर लेते हैं हम लोग। अगर इसको यूज करें तो मॉडुलस ऑफ यू वेक्टर कितना हो जाएगा, इसका मॉडुलस लोगे तो ये तो 1 ही हो जाएगा, और इसका मॉडुलस आएगा अपने पास a प्लस बी डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। करेक्ट। इसी तरह से दूसरे वाले कितना आएगा बोलो, मॉडुलस ऑफ वी वेक्टर यहां से कितना हो जाएगा, a माइनस बी, और मॉडुलस भी लगाना है तो ये तो पॉजिटिव है, यहाँ पे मॉडुलस लगाना जरूरी है, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच, मॉडुलस ऑफ डब्ल्यू दैट इज √2। ठीक। अब इसमें कोई सा भी केस ले लो, देखो ये तो यहाँ स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन ही जाएगा, राइट। तो दो केसेस ले सकते हो, एक ए जब बी से बड़ा हो, एक जब बी जब ए से बड़ा हो। तो दोनों केस में अभी हम लेते हैं ए ग्रेटर देन बी, बी ग्रेटर देन ए वाला केस भी ले सकते हो। दोनों केस में रिजल्ट अपने पास सेम आएगा। यहाँ से अगर हमें ए ग्रेटर देन बी ले रहे हैं तो ये मॉड एज इट इज ब्रेक हो जाएगा, तो बी वाला कैंसिल हो जाएगा, लेफ्ट साइड में बचेगा 2a, और राइट साइड में ये बनेगा √2 इंटू स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। और √2 कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायरिंग करोगे ये बनेगा 2a स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखो यहीं से साफ दिखाई दे रहा है, अगर b a से छोटा होता कोई दिक्कत नहीं, यहाँ 2b आता तब भी फाइनली रिजल्ट हमारे पास a स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर ही बन रहा है। अब a स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर बन रहा है तो a इक्वल टू बी तो हो ही गया, a इक्वल टू बी हो गया, क्योंकि दोनों पॉजिटिव नंबर्स हैं। a इक्वल टू बी हो गया। अभी इन्होंने और क्या बोला हुआ है, एक तो ये रिजल्ट यूज कर ही लिया हमने, साथ में इन्होंने बोला है एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम PQRS इज 8। PQRS का एरिया जो दिया है वो 8 यूनिट दिया है, तो इसका एरिया 8 यूनिट, मतलब इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट का मॉडुलस। क्रॉस प्रोडक्ट देखें कितना आएगा, आई कैप जे कैप के कैप, ये तो हो जाएगा 0 0, यहाँ होगा a माइनस बी और ये बनेगा a प्लस बी। मॉडुलस ऑफ दिस इज इक्वल टू हाउ मच, दिस इज इक्वल टू 8, राइट। ये तो होगा एरिया, और इसको सिंप्लीफाई करें तो देखो ये खत्म, के कैप आएगा और यहाँ पे आ जाएगा हाउ मच, ए बी माइनस, तो 2ab बन जाएगा, 2ab। मॉडुलस ऑफ दिस इज इक्वल टू 8, इसमें मतलब ab कितना आ गया, ab इज इक्वल टू आ गया 4। अब देखो ab 4 है और a इक्वल टू b है, इसका मतलब a और b दोनों इक्वल आ गए, सो a इक्वल टू b इज इक्वल टू हाउ मच, 2। अब बताओ पहला वाला ऑप्शन सही हो गया, ओके कर दो। सेकेंड वाला गलत है, 0 होना चाहिए तो गलत हो गया, इसको कट कर दो। ठीक है ना। सी वाला पार्ट अब देखते हैं, द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ पी आर ऑफ पैरेललोग्राम PQRS। लेंथ ऑफ डायगोनल PR, तो ये है R, PR की बात कर रहे हैं। इसकी लेंथ की अगर हम बात करें तो लेंथ हम लोग कैसे निकालेंगे, लेंथ अगर निकालना है तो इन दोनों वेक्टर का एडिशन करें, उसका मॉडुलस ले लें, तो PR अपने पास आ जाएगा। तो दोनों का एडिशन कर दो तो हमें PR वेक्टर मिल जाएगा। दोनों का एडिशन करोगे तो ये आएगा कितना वेक्टर, 2ai कैप, तो इसका मॉडुलस कितना हो जाएगा बोलो, PR लेंथ ये आ जाएगा अपने पास हाउ मच, दिस इज इक्वल टू 2a। a कितना है अपने पास, a है 2, तो ये हो गया 4। इसका मतलब अपने पास C वाला ऑप्शन भी सही हो गया। अब इन्होंने बोला है D ऑप्शन, W वेक्टर इज एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ द बाइसेक्टर्स PQ एंड PS। तो क्या W वेक्टर जो है PQ और PS का एंगल बाइसेक्टर है? क्या एंगल बाइसेक्टर की अगर हम बात करें उस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर या उसका मल्टीपल हो, तो बाइसेक्टर हमें पता है कैसे मिलता है, PQ वेक्टर प्लस माइनस PS वेक्टर, यही तो लिखेंगे, PQ और PS का एंगल बाइसेक्टर बोल रहे हैं। तो दोनों का एडिशन या सब्ट्रैक्शन करोगे तो हमारे पास क्या बनेगा, या तो अगर दोनों का एडिशन कर रहे हो तो 2ai कैप बन जाएगा, और अगर सब्ट्रैक्शन कर रहे हो तो फिर दिस वन माइनस दैट करोगे तो
कितना आ जाएगा 2b i कैप, ठीक है ना। दोनों ही केस में ये नॉट इक्वल टू लेमडा टाइम्स ऑफ w वेक्टर। इसका मतलब डी ऑप्शन गलत हो गया, इसका डी गलत कर दो। चलो नेक्स्ट सम पे आते हैं हम लोग। लिखा है फॉर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स s एंड r लेट SR, इस तरह से सिंबल जो है वो NCR का सिंबल है ये, ठीक है ना। और जीरो तब है अगर R S से ग्रेटर है, R लेस देन और इक्वल टू S है तो अपना NCR के इक्वल है ये। अब देखो यहाँ पे जो दिया हुआ है उसमें न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में जो लिखा हुआ है और जो FNP दिया हुआ है, FNP ध्यान से देखो, FNP इसको अगर अच्छे से ऑब्जर्व करो तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू सिग्मा, तो ठीक है लिखा रहने दो, I इज इक्वल टू 0 to P, राइट। इसको लिखो MCI, राइट। यहाँ पे N प्लस आई CP लिखा हुआ है, इसको लिखो N प्लस आई फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय हाउ मच, N प्लस आई माइनस P फैक्टोरियल, ठीक है ना। और साथ में ये P फैक्टोरियल हो जाएगा, करेक्ट, इनटू, और देखो दूसरा वाला कितना है, दूसरा लिखा है P प्लस N फैक्टोरियल, करेक्ट, होल डिवाइडेड बाई P प्लस N माइनस ये करोगे तो N प्लस आई बन जाएगा, N प्लस आई फैक्टोरियल, और साथ में क्या आएगा P माइनस आई फैक्टोरियल बनेगा, करेक्ट। यहां तक क्लियर। अब देखो अपने पास सही से ऑब्जर्व करो, जो यहां पे दिया उसको भी ध्यान में रखना है, N प्लस P CP लिखा हुआ है, ये N प्लस P CP तब बन सकता है जब नीचे P फैक्टोरियल बने और N फैक्टोरियल बने। P फैक्टोरियल और N फैक्टोरियल अपने पास है क्या, P फैक्टोरियल तो है, N फैक्टोरियल नहीं है, लेकिन यहाँ पे अभी हमारे पास एक तो ये टर्म जो है वो कैंसिल हो गया, ठीक है। ऊपर N प्लस P फैक्टोरियल, N प्लस P फैक्टोरियल तो लिखा हुआ है, तो एक काम करो यहाँ N फैक्टोरियल लिख दो अलग से और इतना ही ऊपर भी लिख दो, ठीक। ये वाला क्या बन गया, ये पूरा बन गया अपने पास P प्लस N CP बन गया ना, बिल्कुल वही बन गया जो वहां चाहिए, और ये I से फ्री है तो ये पूरा का पूरा बाहर निकल आएगा सिग्मा से, तो इसको सिग्मा से बाहर निकाल दो, तो बाकी बचा हुआ कितना उसको ध्यान से देखना, ये लिखा हुआ है इसको तो बाहर कर दो, P प्लस N या N प्लस P CP, राइट। और बाकी देखो अंदर क्या बचा हुआ है, सिग्मा I इज इक्वल टू 0 टू हाउ मच P, 0 टू P MCI। अब देखो यहाँ बचा क्या है, हमारे पास बचा हुआ है ये वाला टर्म, ये टर्म, और न्यूमरेटर में N। अगर इन दोनों का एडिशन करो जो इस लिखा हुआ है तो उसमें I कैंसिल हो जाएगा, P कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर वाला N फैक्टोरियल बन गया। इसका मतलब ये लिखा हुआ है NC हाउ मच P माइनस I, सही बात है। अब अगर हम इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करें तो हमें ये पता चल जाएगा कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसको N प्लस P CP ही लिख दो, और ये सिग्मा अब इसको एक्सपेंड कर देते हैं। देखो जीरो डालोगे तो कितना आएगा, MC0 बनेगा, बिल्कुल MC0 NC P माइनस 0, P हो गया ये, फिर आएगा अगला MC1 और यहां बनेगा NC P माइनस 1, इस तरह से चलते जाओगे तो लास्ट वाला बनेगा MCN, कहां तक जाना, P तक, सॉरी P, और ये बनेगा PC0। अब ये तो अपने को पता है किसका कोफिशिएंट होता है, दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ, दिस इज N प्लस PCP and this one is nothing but coefficient of x power P in 1 plus x whole power m plus n. So this will come out to be m plus nc how much P, coefficient of x power P in expansion of 1 plus x whole power m into 1 plus x whole power n. तो ये वैल्यू अपनी ये आ गई, और बाहर सिग्मा लगा हुआ है। अच्छा सिग्मा ये तो हमने बाहर ले लिया था, यहाँ सिग्मा लगा हुआ था, ये सिग्मा भी यूज कर लिया अपन ने, तो अपने पास ये वैल्यू आ गई। जब ये वैल्यू आ गई तो अब हमें ये बताओ GMN जो लिखा हुआ है, बहुत आसान हो गया ये तो, GM, N इज इक्वल टू, देखो सिग्मा
P is equal to 0 to m plus n, करेक्ट। और ये वैल्यू यहां डाल देंगे, किसकी वैल्यू, न्यूमरेटर में, तो ये वाला पार्ट तो कैंसिल ही हो जाएगा कैंसिल। बचेगा क्या हमारे पास, बचेगा सिर्फ कितना, ये वाला टर्म बचेगा, मीन्स m प्लस n CP। और ये वैल्यू कितनी है, ये तो 2 पावर m प्लस n है, बस आ गया अपने पास। जब 2 पावर m प्लस n आ गया तो बड़ी इजीली सारे ऑप्शन चेक हो जाएंगे। जैसे एक ऑप्शन हम चेक करते हैं, जैसे पहला वाला बिल्कुल सही है, m और n इंटरचेंज करोगे तो वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 पावर n प्लस m आ जाएगा, इसका मतलब पहला ऑप्शन सही हो गया। दूसरा ऑप्शन साफ साफ दिख रहा है कि पावर्स का एडिशन m प्लस n प्लस 1 आएगा लेफ्ट साइड, और राइट साइड भी m प्लस n प्लस 1 आएगा, इसका मतलब सेकेंड वाला ऑप्शन भी सही है। थर्ड वाला देखो सी ऑप्शन 2m और 2n है तो 2 टाइम्स, इसको जरा चेक कर लो। अगर हम कहते हैं d ऑफ 2m, 2n, इसकी वैल्यू निकालो तो कितनी आएगी है, 2 पावर 2m प्लस 2n बन जाएगा। और अगर हम 2 टाइम्स gmn की बात करें, gm, n, तो ये तो आएगा 2 पावर 2 इंटू 2 पावर m प्लस n, ये तो गलत हो गया, ठीक है ना, इसका मतलब C गलत हो गया। D वाला देखो 2m 2n लिखा है, बिल्कुल इसी को हम इस तरह से लिख सकते हैं, देखो दिस इज इक्वल टू हाउ मच, ये लिखा हुआ था, इसको 2 पावर m प्लस n होल स्क्वायर लिख दो, आ गया। सो दिस इज इक्वल टू नथिंग बट gm, n होल स्क्वायर, करेक्ट। तो हमारे पास डी ऑप्शन भी करेक्ट हो गया, सी गलत हो गया। तो नेक्स्ट सम में, एन इंजीनियर इज रिक्वायर्ड टू विजिट अ फैक्ट्री फॉर एग्जैक्टली 4 days ड्यूरिंग द फर्स्ट 15 days ऑफ एवरी मंथ, and it is mandatory that no 2 visits take place on consecutive days. Then the number of all possible ways in which such visits to the factory can be made by the engineer during 1 to 15 June. मतलब 15 days में उसको 4 days विजिट करना है, कितने तरीके से कर सकता है, जबकि कोई भी 2 कॉन्जिक्यूटिव डेज में उसको विजिट नहीं करना है। तो हम लोग कहेंगे हमारे पास एक तरह से टोटल कितने प्लेसेस हैं, 15 प्लेसेस हैं, 15 डेज हैं, 1 2 3 4 5, उसमें से जो 4 प्लेसेस हमें लेने हैं उनको एक तरह से अलग कर दो, ठीक है ना। तो हम ये कह रहे हैं कि 1 डे ये है, एक उसने ये डे में विजिट किया, ये 4 डेज में उसने विजिट किया, तो इससे पहले सपोज x डेज हैं, प्लस इसके और इसके बीच में x1 डेज हैं, इसके बीच में x2 डेज हैं, और इन 2 विजिट्स के बीच में x3 डेज हैं, इन दोनों विजिट्स के बीच में x4 डेज हैं, और इस तरफ x5 डेज हैं। तो ये सब मिला के कितने हुए, ये 4 तो हमने एक तरह से सिलेक्ट किया, हटा दो उनको, तो बाकी कितने डेज बचे, 11 बचे हुए हैं, 11 डेज, ठीक है ना। अच्छा, अब इसमें x1 x2, x1 पे कंडीशन है दिस इज ग्रेटर देन or equal to 0, while this one is what, greater than or equal to 1, this one greater than or equal to 1, this one greater than or equal to 1, this one is greater than 0, करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब देखो इन सब का सम जो है वो 11 के इक्वल है, तो मिनिमम केसेस लेंगे तो हम इसको इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, पार्टीशन मेथड यूज करते हैं। यहाँ मिनिमम 0, मतलब एक तरह से हमारे पास कितनी बॉल्स हैं, 11 बॉल्स हैं, यहाँ पे एक बॉल पुट करनी है, 0 बॉल्स यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे मिनिमम एक बॉल्स इंसर्ट कर दो। कितनी टोटल बॉल्स थी, 11, तो इसको एक डिफरेंट प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर दिया अपन ने, 11, इसमें से ये 3 बॉल्स जो हैं जा चुकी हैं, तो बची कितनी, 8 बॉल्स ही, और कितने पार्टीशन है, 4, तो 8 + 4, तो 8 ये आइडेंटिकल का काम करेंगे, और 4 ये जो पार्टीशन है वो आइडेंटिकल का काम करेंगे, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, ठीक है। कुछ लोग इसका डायरेक्ट फार्मूला याद रखते हैं, उसको यूज करना चाहो तो उसको यूज कर लो। आंसर तो 12C 4 ही आना है, दैट विल कम आउट टू बी 495, करेक्ट। तो नेक्स्ट सम ये अपना ग्रुप थ्योरी का है, ध्यान से देखो। इसमें इन अ होटल 4 रूम्स आर अवेलेबल, तो टोटल कितने रूम्स अवेलेबल हैं, 4 रूम्स, R1, R2, R3, R4. 6 persons are to be accommodated in these 4 rooms in such a way that each of these rooms contains at least 1 person at most,
2 पर्सन्स, तो कम से कम एक और ज़्यादा से ज़्यादा 2 पर्सन्स को ही एकोमोडेट करना है। तो द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल वेज इन विच दिस कैन बी डन। तो देखो क्या क्या पॉसिबिलिटी है ग्रुपिंग करने की। 6 है तो 1 1 2 2 की ग्रुपिंग कर सकते हैं, हो गए 6। और कोई पॉसिबिलिटी? और कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं। 1 1 2 2 करना है बस, ठीक। तो इसमें टोटल 6 पर्सन्स थे, ग्रुपिंग कर दो। तो 1 1 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। अब यहाँ देखो दो इक्वल ग्रुपिंग है, ठीक है ना, दो इक्वल ग्रुप्स हैं, तो इक्वल ग्रुप के अकॉर्डिंग यहाँ फैक्टोरियल 2 आ जाएगा, और ये दोनों भी इक्वल ग्रुप्स हैं तो इसके अकॉर्डिंग फिर फैक्टोरियल 2 आ जाएगा। अब ये तो हो गया ग्रुपिंग। अब हमें क्या करना है, इसको अरेंज कर देना इन 4 रूम्स में। सो दैट कैन बी डन बाय फैक्टोरियल 4 वेज, बाय 4 ग्रुप्स हैं और उनको 4 रूम्स में अरेंज करना। दैट कैन बी डन बाय फैक्टोरियल 4 ways. So now you can simplify. It will come out to be 1080. तो नेक्स्ट सम है, दो फेयर डाइज हैं अपने पास, 1 2 3 4 5 6 मार्क्ड हैं और इनको रोल किया जा रहा है एक साथ, और ये बोल रहे हैं कि दिस प्रोसेस सम ऑफ द नंबर्स ऑन द फेसेस ऑब्जर्व, दिस प्रोसेस रिपीटेड टिल द सम इज आइदर अ प्राइम और अ परफेक्ट स्क्वायर। देखिए प्राइम या परफेक्ट कब बनेगा। प्राइम नंबर हो तो प्राइम के लिए हम ये बोलेंगे भाई प्राइम नंबर अगर है तो क्या क्या हो सकता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर अपने पास हो सकता है 3 या फिर 5, ठीक है ना, या फिर 7 या फिर 11। बस ये 4 केसेस हैं। इसमें देखें क्या क्या पॉसिबिलिटी है। ये कब आ सकता है, कैसे आ सकता है, 1,2 या फिर 2,1। 5 के लिए देखें, 5 के लिए बोलोगे 1,4 और ये कहाँ तक चला जाएगा 2,4 2,3 सो ऑन कहाँ तक 4 तक, ठीक है। 4,5 7 देखो कितने तरीके से आ सकता है। ये आ सकता है अपना 1,6 फिर 2,5 चलते जाएं कहाँ तक आ जाएगा 6,5 तक, करेक्ट 6,1। और 11 कैसे आ सकता है, 11 आ सकता है अपने पास 4 5 और 6 या फिर 6 और 5। टोटल कितने वेज हुए अभी अपने पास ये हुए देखो 2 वेज ये हो गए, और ये हो गए अपने पास 4 वेज, ये हो गए 6 वेज और ये भी 2 वेज हैं। टोटल कितने हुए, टोटल ये वाले केसेस हो गए अपने पास 14, करेक्ट। अच्छा ये तो प्राइम वाला केस था। अभी अपने को देखना है प्राइम के बाद हम लोग देखेंगे कि परफेक्ट स्क्वायर हो। तो परफेक्ट स्क्वायर की बात करें, परफेक्ट स्क्वायर हो तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर कब कब हो सकता है, या तो 4 आएगा या फिर 9 आएगा। तो अगर 4 आ रहा है तो देखो 4 की क्या क्या पॉसिबिलिटी है। 4 के लिए हम ये कहेंगे 1, कितना आ जाए 3 1 3 2 2 3 1, करेक्ट। या फिर परफेक्ट स्क्वायर 9 हो तो 9 देखो कैसे आ सकता है, 9 आ सकता है अपने पास 4, 5 5,4 और क्या आएगा, और आएगा 6,3 और बनेगा 3,6, करेक्ट। तो ये टोटल कितने वेज हो गए 7 वेज हो गए, ठीक है ना। अभी देखो अब हमें फाइंड क्या करना है। सपोज द सम टर्न्स आउट टू बी ए परफेक्ट स्क्वायर। ये कंफर्म है कि परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है बिफोर इट टर्न्स आउट टू बी अ प्राइम नंबर। इसका मतलब हमें गिवन क्या है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, गिवन वाला नीचे आएगा और जो हमें फाइंड करना है वो ऊपर आएगा, सही है। तो अभी इन्होंने बोला है परफेक्ट स्क्वायर, सम टर्न्स आउट टू बी परफेक्ट स्क्वायर, इट टर्न्स आउट टू बी ए प्राइम नंबर, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर बिफोर प्राइम, ठीक है ना, परफेक्ट स्क्वायर बिफोर प्राइम, ठीक है ना। और ऊपर कितना आएगा देखो, हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है, बोल रहे हैं इफ p इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस परफेक्ट स्क्वायर इज एन ऑड नंबर। तो ये परफेक्ट स्क्वायर जो है वो ऑड नंबर हो, तो परफेक्ट स्क्वायर इज ऑड, परफेक्ट स्क्वायर इज ऑड। तो बताओ अब ये क्या है, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में आएगा परफेक्ट स्क्वायर इज ऑड, तो परफेक्ट स्क्वायर ऑड हो तो ऑड के लिए कितनी पॉसिबिलिटीज है, परफेक्ट स्क्वायर हो वो भी ऑड हो, मतलब
ये वाला केस बने। कितनी पॉसिबिलिटीज है 4 और टोटल कितनी है, दोनों को मिला दे, इन दोनों का सम 22 है ना। इसका मतलब अब देखो परफेक्ट स्क्वायर आया वो भी ऑड आया तो क्या क्या पॉसिबिलिटी, या तो पहले थ्रो में ही आ जाए, अगर पहले थ्रो में आ जाएगा तो ये कितने पॉसिबिलिटी 4 डिवाइडेड बाई हाउ मच 22, 4 डिवाइडेड बाई 36 पहले ही थ्रो में आ जाए, या फिर पहले थ्रो में ना आए। तो अगर पहले थ्रो में ना आए तो फिर दूसरे थ्रो में आए, तो पहले थ्रो में ना आए और दूसरे में ना आ जाए। तो पहले थ्रो में ना आए तो क्या लिखोगे फिर, बाकी बचे हुए लिखो। टोटल 22 थे, 4 ये हो गए, तो बचे कितने अपने पास, परफेक्ट स्क्वायर इज ऑड, परफेक्ट स्क्वायर इज ऑड। तो 14 अपने पास ये थे, परफेक्ट स्क्वायर की बात कर रहे हैं वो भी ऑड। तो बचे हुए हमारे पास 4 माइनस करोगे, परफेक्ट स्क्वायर अपना ऑड हो, तो परफेक्ट स्क्वायर ना है। लेकिन ये भी कंफर्म है कि परफेक्ट स्क्वायर बिफोर प्राइम वाला केस है, परफेक्ट स्क्वायर बिफोर प्राइम वाला केस है। तो अब ना है तो कितना होगा बोलो, 14 डिवाइडेड बाय हाउ मच 36। तो बाकी कितना बचा अपने पास, बाकी आ गया, अब आ जाए तो 4 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 36, ठीक है ना। इस तरह से ये अपनी सीरीज चलती जाएगी। होल डिवाइडेड बाय नीचे क्या बनेगा देखो, परफेक्ट स्क्वायर बिफोर प्राइम, परफेक्ट स्क्वायर बिफोर प्राइम के लिए अगर यहाँ पे निकालोगे तो परफेक्ट स्क्वायर देखो बिफोर प्राइम, तो परफेक्ट स्क्वायर आने के कितने वेज हैं टोटल 7 डिवाइडेड बाय कितना बनेगा 36 इनटू, या फिर पहली बार में ना आए तो दूसरी बार में आए, दूसरी बार में आ रहे हैं उसके लिए क्या कितनी प्रोबेबिलिटी होगी, तो पहले में ना आए तो 7 ये है, तो बाकी कितना बचा 14 डिवाइडेड बाय हाउ मच 36 इनटू, और कितना आएगा फिर आप सेकेंड वाले में आ जाए 7 डिवाइडेड बाय 36 बनेगा, प्लस सो ऑन, ऐसे चलता जाएगा, ये इनफाइनाइट जीपी बन जाएगी। अब ये इनफाइनाइट जीपी जो अपने पास बन रही है, तो न्यूमरेटर जो लिखा हुआ है ध्यान दो, इनफाइनाइट जीपी है, फर्स्ट टर्म लिखोगे 4 डिवाइडेड बाय 36, 4 डिवाइडेड बाई 36 इंटू, और क्या आएगा इसमें 4 डिवाइडेड बाई 36 इंटू हाउ मच, ये आएगा अपने पास 1 माइनस, इनफाइनाइट जीपी है तो डायरेक्टली लिख दो, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1 बाई 36। ऐसे ही होल डिवाइडेड बाई नीचे भी लिखो, कितना आएगा, नीचे आएगा 7 डिवाइडेड बाई 36 होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस, कॉमन रेशियो कितना है, कॉमन रेशियो इस वाले में कितना था अपना 14/36 था, तो 14/36 यहाँ लिखोगे, और यही चीज नीचे भी आ रहा है 14 डिवाइडेड बाई 36, करेक्ट। तो ये वैल्यू कितनी हो गई 4/7, दैट इज इक्वल टू हाउ मच गिवन एज पी, तो 14p कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो नेक्स्ट सम पे आते हैं, यहां दिया हुआ f ऑफ x इज इक्वल टू 4 पावर x अपॉन 4 पावर x प्लस 2, देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वन। तो इसमें सबसे पहले तो ये देखो, अगर हम f ऑफ x अपने पास जो लिखा हुआ है 4 पावर x डिवाइडेड बाई 4 पावर x प्लस 2, इसमें देखो ये है 1/40 और लास्ट वाला जो है सेकेंड लास्ट 39/40 है 1 माइनस 1/40। इसका मतलब अब हम इसमें कंसिडर करेंगे f ऑफ 1 माइनस x, मतलब अगर ये x है तो ये वाला कितना है 1 माइनस x है, तो f ऑफ 1 माइनस x कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 पावर 1 माइनस x डिवाइडेड बाई 4 पावर 1 माइनस x प्लस 2। इसमें एक काम करो 4 पावर x का मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करो, तो ऊपर बनेगा हमारे पास 4, मतलब एक तरह से ऊपर भी मल्टीप्लाई किया और नीचे भी मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ बनेगा 4 प्लस 2 इंटू 4 पावर x, 2 इंटू 4 पावर x, करेक्ट। या हम इसी को बोल सकते हैं दिस इज व्हाट 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 4 पावर x। अब जरा ध्यान से देखो, इसमें अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें f ऑफ x प्लस f ऑफ 1 माइनस x, तो कितना आ जा रहा है 1 आ जा रहा है क्या, न्यूमरेटर 4 पावर x प्लस 2 बनेगा डिवाइडेड बाई 4 पावर x प्लस 2, कैंसिल होके 1 आ गया। इसका मतलब हम ये कहेंगे कि ये वाला टर्म और ये वाला टर्म मिलके कितना हो गया 1 हो गया।
ऐसे ही ये वाला और इससे जस्ट पहले वाला वो भी 1 हो जाएगा, ये सारे 1 होते जाएंगे। लेकिन एक बीच का इसमें बच जाएगा, कौन सा 39 ऑड टर्म्स है, तो 39 अगर ये टोटल 39 ऑड टर्म्स है तो उसमें एक बीच वाला टर्म आएगा कितना 20/40। 20/40 वाला जो पेयर है वो नहीं बनेगा अपना, लेकिन यहाँ पे f ऑफ 1/2 दिया है तो 20/40 वाला एक टर्म और कम हो जाएगा, वो कैंसिल हो जाएगा। 20/40 मीन्स f ऑफ 1/20 बनेगा, सॉरी f ऑफ 1/2 बन जाएगा, वो इससे कैंसिल हो जाएगा। तो अब अपने पास बाकी तो सब पेयर में बन रहे हैं, तो 38 बचेंगे अपने पास, हर एक के पेयर बनेंगे, तो 38 का हाफ कितना हो जाएगा 19। सो आंसर वुड बी व्हाट 19। क्लियर। तो नेक्स्ट हम देखें इसमें रियल टू रियल भी है फंक्शन डिफरेंशिएबल बाय दिस वन। डिफरेंशिएबल फंक्शन दिया है और f ऑफ पाई दिया हुआ है -6। f जो है 0 से पाई में डिफाइंड है, टू रियल नंबर, और कैपिटल f ऑफ x ये दिया है, तो इससे हम ये बोल सकते हैं अगर इसको डिफरेंशिएट करें तो f डैश x कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा f ऑफ x के इक्वल। करेक्ट। अब देखो ये इन्होंने दिया हुआ है, इसको हम यूज करेंगे और इससे हमें फाइंड करना है f ऑफ 0। ठीक है, तो f ऑफ 0 फाइंड करने के लिए तो कंडीशन ये भी दी हुई है, इसको भी यूज कर लेंगे हम लोग। अब इसको स्प्लिट कर देते हैं दो में, तो ये हमारे पास हो जाएगा 0 to पाई, ये बनेगा अपने पास f डैश x इंटू कॉस x। करेक्ट। और दूसरा वाला पार्ट है 0 to पाई, ये बना हमारे पास कितना कैपिटल f ऑफ x, कैपिटल f ऑफ x इंटू कॉस x dx। करेक्ट। नाउ दिस इज इक्वल टू हाउ मच 2, ये 2 के इक्वल दिया हुआ है। अब इसमें हम इसको क्या करते हैं इंटीग्रेशन में डालते हैं, उसको डिफरेंशिएशन में डालते हैं। तो cos x एज इट इज, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो f ऑफ x बन जाएगा, और 0 to पाई लिमिट लगा देते हैं, माइनस फिर 0 to पाई बनेगा। अब cos x का डिफरेंशिएशन करेंगे, ये तो f ऑफ x हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन cos x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस sin x, तो हो जाएगा प्लस sin x dx। अब दूसरा वाला पार्ट देखो प्लस 0 to पाई, इसमें भी हम लोग इस वाले को इंटीग्रेशन में, इसको डिफरेंशिएशन में डालते हैं, इसको इंटीग्रेशन में डालते हैं। तो इसको डिफरेंशिएशन में इसलिए डालना है कि f डैश x को हम डायरेक्ट f ऑफ x पुट कर देंगे, तो इसको डिफरेंशिएशन में डालेंगे, इसको इंटीग्रेशन में, तो इसका इंटीग्रेशन करना है। cos x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा sin x लिख दो, और ये कैपिटल f ऑफ x लिखा रहने दो। लिमिट लगा देंगे 0 से पाई, 0 to पाई। करेक्ट। और माइनस क्या आएगा, अब फिर इंटीग्रेशन 0 to पाई, sin x तो ये आएगा ही, cos x का इंटीग्रेशन और कैपिटल f ऑफ x का डिफरेंशिएशन, तो स्मॉल f ऑफ x बन जाएगा। यहां तक क्लियर। अभी इसमें वैल्यू डालते हैं। नाउ दिस इज इक्वल टू हाउ मच 2, तो ये हमारा बनेगा cos ऑफ पाई -1, तो माइनस f ऑफ पाई बन गया, और 0 डालोगे तो माइनस cos ऑफ 0, cos ऑफ 0 कितना हो गया 1, f ऑफ 0 बनेगा ये, प्लस यहां पे देखें कैपिटल f ऑफ x, ये तो कैंसिल हो गया पूरा, ये वाला तो इससे कैंसिल हो गया। अब अपने पास जो बचा है ये वाला पार्ट है, इसको भी सिंप्लीफाई करते हैं। पाई डालने पे 0 हो जाना है, और 0 डालने पे भी ये 0 बन रहा है। सो नाउ दिस इज इक्वल टू हाउ मच 2। भाई पाई डाल लें तब भी sin x 0 बन रहा है, 0 पे भी 0 बन रहा है, तो अभी हमारे पास माइनस f ऑफ पाई, ये कितना दिया है 6 हो गया, माइनस f ऑफ 0 इज इक्वल टू 2, मीन्स f ऑफ 0 कितना हो गया, f ऑफ 0 इज इक्वल टू 4। ठीक है। तो नेक्स्ट सब में इन्होंने बोला है लेट द फंक्शन, देखो कहां से डिफाइंड है, 0 से पाई में डिफाइंड है, राइट। be defined by f of theta is equal to this one. Suppose the function f has a local minima at theta precisely when theta belongs to lambda 1 pi plus lambda 2 pi and so on up to lambda r pi. lambda 1, lambda 2, lambda r ये सब 0 से 1 के बीच में है। Then value of lambda 1 प्लस lambda 2 up to lambda r। तो ध्यान दो, इसको पहले सबसे पहले तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग। f ऑफ थीटा बताओ कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा को हम t ले लेते हैं, अभी साइन 2 थीटा को ले लो t, तो ये बन जाएगा
टी, और यहाँ देखो ये बनेगा होल स्क्वायर कर देते हैं अभी इसको, तो ये अंदर बनेगा साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा कितना हो गया, टी हो गया, करेक्ट। यहाँ पे 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा था, तो साइन 2 थीटा को टी ले लिया तो टी बना, और यहाँ पे ये बना। और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो देखो यहाँ कितना आएगा टी स्क्वायर, ठीक है, और आएगा माइनस 2t प्लस टी, तो प्लस टी बन जाएगा, करेक्ट। माइनस 2t है और ये t है तो माइनस टी बनेगा, और ये 1 है और ये 1, तो कितना हो गया प्लस 1 प्लस 1 2, ये बन गया। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेते हैं। परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करें तो ये बनेगा t माइनस 1/2 होल स्क्वायर और प्लस 2 माइनस 1/4, करेक्ट। अब देखो मिनिमम वैल्यू हमें तभी मिलेगी जब t कितना हो 1/2, तो मिनिमम मिलेगा तब जब t 1/2 हो। इसका मतलब t माइनस 1/2, t इक्वल टू 1/2, इसका मतलब साइन 2 थीटा कितना हो जाए, दिस इंप्लाइज साइन 2 थीटा मस्ट बी 1/2। अब देखो जरा थीटा किस इंटरवल में है, ये थीटा की ही बात कर रहे हैं लोग, ठीक है ना। तो थीटा अपना है 0 से पाई के बीच में, इन द इंटरवल 0 to पाई, तो 2 थीटा लाइज इन द इंटरवल 0 to 2 पाई, करेक्ट, 0 to 2 पाई पे लाई करेगा। अब देखो साइन 2 थीटा अपना 1/2 और 2 थीटा 0 से 2 पाई में है, तो फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट में ही 1/2 हो पाएगा। इसका मतलब 2 थीटा क्या बनेगा, 2 थीटा इज इक्वल टू हाउ मच, आइदर 30 डिग्री मीन्स π/6 और पाई माइनस π/6 मीन्स 5π/6। और अगर ऐसा ले रहे हैं तो थीटा की क्या क्या वैल्यूज हैं, एक आ गई π/12 और दूसरी वैल्यू आ गई 5π/12, करेक्ट। तो यही λ1 और λ2 हो गए, ये थीटा की वैल्यूज हैं, तो ये λ1 हो गया और ये हो गया λ2। तो हमें चाहिए बस 2 ही वैल्यूज बनने हैं, तो λ1 प्लस λ2 फाइंड करना है। व्हाट इज λ1 प्लस λ2, क्या दिया हुआ है, λ1 λ2 थीटा प्रिसाइसली व्हेन थीटा इज, अच्छा ठीक है, λ1 हुआ 1/12 और λ2 कितना हुआ 5/12, क्योंकि साथ में पाई भी लगा हुआ है तो पाई तो हटा दो, तो λ1 कितना हुआ 1/12 और λ2 हुआ 5/12, तो यह हुआ 1/12 प्लस 5/12, दैट इज नथिंग बट 6/12, करेक्ट, दैट इज 6/12। सो वैल्यू कम्स आउट टू बी हाउ मच, 1/2। That's all.